नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से लगातार आपको दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों की अपडेट देते हुए और इसी कड़ी में जो संवाद का हमने एक चैप्टर अपना शुरू किया है, उस संवाद चैप्टर के अंडर में हम कर रहे हैं कैंडिडेट से बातचीत। हम सवाल पूछते हैं वोटर्स की तरफ से, आप लोगों की तरफ से मैं सवाल करता हूं जो उम्मीदवार हैं उनसे, और वो जो जवाब देते हैं मैं रूबरू उनके जवाब आपको सुनवाता हूं। उसके बाद मैं बात आप पर छोड़ता हूं कि आप डिसाइड करें कि कितनी साफगोई और ईमानदारी के साथ उन्होंने आपकी बातों के जवाब दिए, और फिर डिसाइड करें कि आप किसको चुनना चाहते हैं। ये इस चैनल का मकसद है कि बेहतरीन लोग बाहर में आए, मौका परस्त, चाटुकार और किसी तरह की गलत इंटेंशन वाले लोग बाहर के अंदर ना आए, ऐसा हमारा एक प्रयास है। देखते हैं हम और आप कितने सफल होते हैं। आज इसी कड़ी में मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ हमारे सबके अपने बीच के ही और पूर्व अध्यक्ष श्री एनसी गुप्ता जी से, जो इस बार फिर अध्यक्ष पद के लिए, प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। एनसी गुप्ता जी मेरे साथ हैं। मैं उनका, गुप्ता जी आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप आए अपनी बात करने। तो मैं सीधा सा एक सवाल के साथ आपसे बात शुरू करता हूं कि आप अध्यक्ष रहे पिछले 3 साल, लगभग 2.5-3 साल रहे, और अब फिर आप इसी पद के लिए आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, क्या काम अधूरे रह गए थे जिसके लिए आपको दोबारा इसी पद पर आना पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं राकेश शर्मा जी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए, और सभी भाई बहनों को, वकीलों को मेरा हाथ जोड़ कर नमस्कार। बहुत से काम, इतनी एशिया की सबसे बड़ी कोर्ट है, 32 यहाँ पर मेंबर है, तो जो मेरे को सबसे डायरेक्ट प्रधान बन गया। मैं आज तक 130 साल में कोई भी डायरेक्ट प्रधान यहाँ पर नहीं बना। मैंने कोई इससे पहले चुनाव नहीं लड़ा। नहीं, ये तो आपकी उपलब्धि है, ये तो आपकी एक खासियत है। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि ऐसी कौन से काम रह गए थे पिछले टेन्योर में अधूरे, जो आपने उस वक्त नहीं कर पाए, अब करने के लिए आप आना चाहते हैं? मैंने बीएमसी हाई कोर्ट में गया हुआ था, वहाँ मीटिंग चल रही थी। सबसे पहले मैंने डिमांड करी पानी की। वहाँ पे मैंने कहा 2 प्लांट 30 यारी में, इतनी 1 किलोमीटर में 30 यारी है, करीब 2 प्लांट पानी के बहुत बड़े वाले, जिससे कि पूरे 30 यारी में हर चैम्बर में, हर कोर्ट में सप्लाई हो सके। तो वहाँ पर मिनट्स में हुए, लिखे गए मेरे कहने से, और उनका प्रोसीडिंग चालू हो गई। लेकिन जब तक इलेक्शन आ गया, उसके बाद प्रोसीडिंग का मुझे पता नहीं चला है। इलेक्शन के बाद लेकिन मिनट्स में लिखे गए और वो मंजूरी हुई थी, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया हमारे टाइम में। तो एक तो आप उसके लिए 2 प्लांट वहाँ पे मिनट्स में लिखे गए, और वहाँ पे परमिशन नहीं हुई, सारी चीजें हुई जी, और लेकिन वहाँ एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया आज तक जी। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया आज तक। एक तो आप पानी के लिए ये कोशिश करेंगे कि अगर आप इस बार आते हो तो पानी की सबसे प्रायोरिटी पे आप और प्रॉब्लम दूर करें। दूसरी बात, जी, जो नए बच्चे हैं, जी, जिनको चैम्बर, ये यहाँ पे जो कोर्ट नई बनी हुई है, उसके पास ये गौशाला है, गौशाला ये हमने वहाँ से मंजूर हुई थी। सब इसकी वजह से वकीलों के चैम्बर 500 बनने चाहिए। मेरी डिमांड थी 500 चैम्बर बनने चाहिए। तो इसके अलावा जो ये चैम्बर अभी है, इसके अलावा नए बच्चे जो आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो मैंने सोचा था 1000 बच्चे कम से कम शिफ्ट होने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर वो भी मिनट्स में लिखा गया। वो जमीन भी 30 यारी के अंडर में आई हुई है, वहाँ हाई कोर्ट से हुआ ऑर्डर, और 30 यारी के अंडर आई, वो भी मिनट्स में लिखा गया। अब की बार कम से कम पूरी कोशिश होगी 500 चैम्बर बनवाए के मैं वकीलों को, नए वकीलों को 1000 वकीलों को शिफ्ट करें। ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा कम से कम 2000 सीटें, कम से कम 2000 सीटें बननी चाहिए। उसी ग्राउंड में 2000 सीटें, 1 मंजिल ऊपर। ये आप बात कर रहे हैं जो कोने पे जगह है, जो कॉर्नर पार्क जो इसके पास जो कोर्ट बनी हुई है नई जी, उसके पास वाली। ठीक है, इसके सामने 30 यारी सड़क क्रॉस हाँ, सड़क क्रॉस करके
जी ये जी, ठीक है। ये भी, ये मेन बहुत जरूरी है। नए वकील आते हुए चाहे उनको बैठने के लिए तो जगह ये नहीं जब आपका टेन्योर खत्म हुआ, दूसरी बॉडी आई, उसने इस पे कोई काम ही नहीं किया, मतलब आपके हिसाब से? आज तक तो कोई काम हुआ नहीं। अगर काम होता, कहीं मीटिंग होती तो मुझे जरूर बुलाया गया था। आज तक कभी बुलाया नहीं गया, इस कमेटी ने मुझे बुलाया नहीं, ना मेरे से कोई बात पूछी, ना ही आपके कोई नॉलेज में है कि इन्होंने कुछ इस बारे में कुछ किया। जी, तो दो बातें आपकी मेन रही कि आप चैम्बर्स बनवाना चाहते हैं, आप सीट्स बढ़वाना चाहते हैं, आप पानी की व्यवस्था करना चाहिए, और इसके अलावा आपका क्या इस बार स्पेशल एजेंडा रहेगा? जो इस बार पहले मैं हाई कोर्ट का प्लान ये था कि ये कोर्ट नहीं बनेगी, ये चैम्बर टूटेंगे, तो मैंने यहाँ से जितने एग्जीक्यूटिव कमेटी पिछली थी 10 साल की, मैं सबको ले गया हाई कोर्ट। उसमें बीडी कौशिक साहब थी, साई नितिनवी थे, सारे लोग थे, मतलब पिछली कमेटी के आयन बहुत लोग थे उसमें पूरे। तो वहाँ पर सब लोगों के सामने बात हुई, तो 5 जज बैठे हुए थे, तो ये चैम्बर के हटाने की बात हुई। मैंने कि ये चैम्बर तो नहीं हटेंगे, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। अगर आप नई चैम्बर बनाते हो, चलो आप बनाइए, लेकिन जितने चैम्बर हमारे, उसमें एक चैम्बर कम नहीं होना चाहिए, और सिंगल चैम्बर जो काकाडुमा में सिंगल चैम्बर पहले दिए थे, सिंगल चैम्बर। मैंने यहाँ तक का कंस्ट्रक्शन जितनी आती है अंदर की, वो भी मैं देने को तैयार है, वो भी मैं। आप लेकिन एसोसिएशन या इंडिविजुअल? ना एसोसिएशन। ठीक है, ठीक है। वो हर वकील, मतलब जिस वकील के हिस्से में जितना पैसा आता, वो उसको कंस्ट्रक्शन के ओनली, अंदर के, ना कि सड़क के, ना कि कॉरिडोर के, किसी बात के नहीं। कंस्ट्रक्शन जितना चैम्बर का आएगा, वो इंटरनल फिनिशिंग से मतलब स्ट्रक्चर वो खड़ा करके, वो ही खड़ा। तो इसमें हाई कोर्ट राजी नहीं हुई, और 28 तक चैम्बर बनाए थे। मैंने नहीं चाहिए चैम्बर, चाहिए मुझे, चाहे से कम हुआ काम ही नहीं चलेगा। आप मल्टी स्टोरी बनाइए, करिए, नहीं बनवाने। मैंने आप चैम्बर नहीं खसा सकते। अगर आपने एक भी ईंट लगा दी, 5 लीटर मिट्टी से रखा हुआ, सबके सामने कहा था ये बात, और मैं अपने ऊपर डाल के और सुसाइड नोट आपके खिलाफ लिखूंगा। मैंने मीटिंग में बोला था सबके सामने, सारे 70-80 जो कमेटी पूछे, ये बोला था जजों से। उस पर क्या, उस पर जज लोग चले गए, हम लोग चले गए, बात वो अधूरी रहेगी, फेल होगी बात। ओके, तो इस बार आपको लगता है अगर आप अध्यक्ष पद पे लोग लाते हैं, तो आप ये सब जो है दोबारा कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल, बच्चों के लिए चैम्बर जरूर बनवाएंगे, 100% मेरी पूरी कोशिश होगी। गुप्ता जी, बात ये है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो हर आदमी इलेक्शन से पहले 2-3 मुद्दे, पता नहीं तो उन्हें लगता है कि ये कैश करने के लिए हैं। जैसे कोई लेडीज की बात करता है, उनके वेलफेयर की, लेडी एडवोकेट्स के लिए, कोई यंगस्टर्स के लिए बात करता है, और कोई पार्किंग की समस्या के लिए बात करता है। तो ये सिर्फ बातें ही रह जाएंगी या इसमें कोई काम भी होगा? एक बात सुनो, आज तक 30,000 मेंबर है, एक भी मेंबर मेरे सामने लाओ, मैंने कभी किसी मेंबर से झूठ बोला हो, कोई चीटिंग करी हो, कभी कोई उससे नाजायज बुक काम लिया हो, कभी भी। मैं आज भी पर डे 1 या 2 केस में वकील के में फ्री पेश होता हूँ। 700-800 केस में मैं आज तक पेश हुआ हूँ। कोई वकील कहते मैंने किसी वकील से 1 पैसा लिया हो, लेकिन जिस वकील का फोन आ गया, मैंने काला कोट देखा, मैंने ये नहीं देखा यहाँ का मेंबर है या नहीं है। सब वकील होना चाहिए। रात में फोन आ गया, रात में थाने पहुंचे, 1 मिनट में एक भी वकील ये कह दे जिसका फोन आया हो मैंने रात में नहीं उठाया हो, रात में नहीं गया हो। लेकिन आपने पैसों की बात करी, मेरे कुछ ध्यान आया, कुछ मेंबर्स में ये है कि आपका जो टेन्योर था, जो आपके टेन्योर में जो एसोसिएशन थी, उसमें करप्शन बहुत हुआ। मसलन जो आपके सेक्रेटरी थे, उन्होंने बहुत सारे चैम्बर्स में घपला किया, उनको अलॉट करने में किया, सीटों की खरीद फरोख्त हुई, और इसके अलावा कुछ जो फंक्शंस हुए, बड़े फंक्शन में, उनमें जो एक बहुत बड़ा बजट जो था, जो पैसा आया, उसका गबन का आरोप लोग लगाते हैं। कोई दबी जबान से लगाता है, कोई खुली जबान से लगाता है। और इतना ही नहीं, एक आरोप और लगता है
कि एक हाई कोर्ट के हमारी जज साहब जम्मू गई थी, वहाँ जम्मू कश्मीर के जज बन करके, और वहाँ बार के ऑफिस बीयर्स आप लोग गए और वो बार एसोसिएशन के खर्चे पर गए, तो ये आप इसके बारे में क्या कहें? इसके बारे में पहले तो ये कहूँगा, मैं डायरेक्ट प्रधान बना था, ये चैम्बर जितना ट्रांसफर होता है वो सब सेक्रेटरी करता है, प्रेसिडेंट एक भी चैम्बर ट्रांसफर नहीं करता। सेक्रेटरी के हाथ में रजिस्टर होता है और सेक्रेटरी ही करता है, ये काम प्रधान का नहीं है। सबसे पहले जितना आप किसी प्रधान, कोई प्रधान ये बात नहीं कर, ये चैम्बर ट्रांसफर करने की पावर नहीं है, सेक्रेटरी को पावर होती है चैम्बर ट्रांसफर करने की, और सेक्रेटरी के पास रजिस्टर होता है और सेक्रेटरी ही करता है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो प्रोसीजर हो गया, लेकिन क्या एनसी गुप्ता जी ये मानते हैं कि उस वक्त करप्शन हुआ, चाहे वो किसी लेवल पे? हमारी नॉलेज में हमारी नॉलेज में कोई करप्शन नहीं हुआ। कैसे हो सकता है? हमारी नॉलेज में नहीं हुआ। जैसा दूर जो आखिरी पायदान का वकील ये जानता है करप्शन हो रहा है, चैम्बर्स को बेचा जा रहा है, एक प्याऊ थी वो प्याऊ तोड़ के बेची गई, तो ये ऐसे कैसे संभव है जो इतने अनुभवी अध्यक्ष को नहीं पता लगा, भले ही वो रोक नहीं पाए? मैं ये नहीं रोकने वाली बात ही नहीं है जी। ये काम जो प्रेसिडेंट का ओनली काम होता है एग्जीक्यूट करना, जजों से मीटिंग करना, हाई कोर्ट मीटिंग करना, वो करना। आप पढ़ो, नहीं मान लिया मैंने, मान लिया, आप पढ़ लो, सब प्रेसिडेंट का, सारा सेक्रेटरी का काम होता है जी। मैं डायरेक्ट प्रेसिडेंट, कुछ समय नॉलेज भी पहले कम थी, नहीं थी, कम चलिए थी। आप एडमिट कर रहे हैं, अच्छी बात है, उस वक्त नहीं थी, आज तो ऐसा नहीं होगा ना। अगर आज इस बार आप प्रेसिडेंट आते हैं तो आपके जो तले, जो आपके अंडर में पूरी टीम होगी, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, तो आप उन पे अंकुश रख सकते हैं कि करप्शन ना करें? सर 1 साल में मैं पूरा ट्रेंड हो गया था पहले भी, उसके बाद कोई करप्शन नहीं हुआ और ना किसी को करने दिया मैंने, और मेरी पूरी कोशिश रही कोई करप्शन नहीं। और रही वो जो लग रही है बात, वो BCD का वो चीफ मिनिस्टर आया हुआ था यहाँ पे, KC मित्तल ने वहाँ पे 16 लाख रुपए मांगे जा रहे थे खाने की, 5,000 आदमी का खाना। KC मित्तल ने बोला प्रधान जी NC गुप्ता जी करेंगे, तो हमने कि वहीं पर उसको हलवाई को बुलाया गया, ठेकेदार को, उसने 14 लाख रुपए मांगे थे, इन्होंने कहा कम कर लो, मैं अपने घर पर चला गया। राजीव घोषला जी का फिर फोन गया और KC मित्तल जी का, मैं आया और ठेकेदार से फिर तय कराया 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपए की रसीद KC मित्तल को दी गई, KC मित्तल ने पेमेंट करी और उसमें कच्ची रसीद मिली, पक्की रसीद वो कह रहा था ठेकेदार 1,36,000 रुपये उसमें टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ा, इन्होंने टैक्स दिया नहीं, उसने पक्की रसीद नहीं दी। वही आरोप ये लगता है कि वो लोग आप पैसा खा गए, यहाँ तो 1,500 आदमी आया था, उनको खाना खिलाया, बाकियों वो मैं तो घर पर चला गया तो खुद KC मित्तल और राजीव घोषला जी ने फोन किया, प्रधान जी ये काम करो जो आपका घर का काम। क्या आपको स्मेल आई उसमें कुछ करप्शन हुआ था उसमें? नहीं, उसमें 1 पैसे का करप्शन नहीं हुआ, बाहर से कोई मतलब नहीं था, BCD का था वो पैसा, वो बाहर से कोई पैसा नहीं गया, बाहर का 1 पैसा भी उसमें नहीं लगा। क्या NC गुप्ता उस वक्त जो प्रेसिडेंट रहे थे उस वक्त सीट पे, क्या उनको एज ए प्रेसिडेंट या एज एन मेंबर ऑफ दिस बार, एज एन NC गुप्ता, क्या ये फिजूल खर्ची नहीं थी इतना पैसा? ये तो 20 नहीं, फिजूल 50 करोड़ रुपए दिए थे उसमें, तो ये बकरियों का वेलफेयर के लिए घूस थी नहीं, ये होता है यहाँ पे, हमेशा ही होता है। किसी गेस्ट को बुलाओगे तो ये वकील आएंगे तो रात में कम से कम 4 घंटा रुकेंगे, खाना कहाँ खाएंगे? ये तो BCD वालों ने किया था, मैंने नहीं किया। इसमें एसोसिएशन में कोई पैसा खर्च नहीं, 1 पैसा का भी खर्च नहीं हुआ। इसके अलावा जो फंक्शन होते हैं वो तो 15 अगस्त में आते हैं, वो खर्चा होता है, 26 अगस्त में आते हैं। आरोप ये लगता है कि मान लो यहाँ 200-300 आदमी आते हैं और बिलिंग जो होती है वो 5,000 की, 8,000 की, 3,000 वकीलों की हो जाती है, ये एक आरोप लगता है, वोटर ये समझता है ये मिसयूज ऑफ फंड है। हमारे ख्याल में ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी हो। ये जो करंट एसोसिएशन चल रही है इसके उस पे भी इस तरह के आरोप लगते हैं। मैं तो क्या जानूं, मैं क्या खर्चा होगा, जब मैं आऊंगा तब हिसाब लूंगा। नहीं देखिए, मैं एज एन मेंबर ऑफ दिस प्रेस्टिजियस बार, एज एन मेंबर ऑफ दिस प्रेस्टिजियस बार,
तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो प्रेजेंट एसोसिएशन है इसमें कहीं कुछ घपला चल रहा है? सर मैं आऊंगा जब भी तो पता चलेगा। नहीं, आप तो बड़े एक्टिविस्ट हैं, जागरूक हैं भाई। आप लोग लाएंगे, मुझे प्रधान बनाएंगे, जब मैं देखूंगा क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना नहीं हुआ, जब भी तो मैं बता पाऊंगा। लेकिन ये तो पहले भी हुआ था, जब आप लोग गए तो इन्होंने ऑडिट कराया और ये लोग जाएंगे, आप ऑडिट कराएंगे, ऑडिट का खर्चा और एसोसिएशन पे पड़ेगा और रिजल्ट वही जीरो निकलेगा। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। एनसी गुप्ता जी बहुत अनुभवी यहाँ के और पुराने मेंबर हैं, और जो ये कह रहे हैं कितनी साफगोई से कह रहे हैं, आप सुनते रहिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो ये आरोप लगे कि आपके समय में जो अभी एक दूसरी पोस्ट पे भी लड़ रहे हैं, उन्होंने उन पे आरोप लगा कि उन्होंने कोई चैम्बर्स बेच दिए, कोई प्याऊ की जगह थी उस जगह पे चैम्बर पे बनवा दिए। क्या ये हुआ था आपके उसमें टेन्योर में? हमारी टेन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई चैम्बर नहीं बेचा गया जी, ना कुछ हुआ। ऐसा हल्ला गुल्ला मचा था जब ये नई एसोसिएशन आई कि आप लोगों के खिलाफ वो उनका खर्चा चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे, लेकिन कहीं कोई कुछ मिला नहीं या दबा दिया गया, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक मैं ऐसा मैं अभी तक आई नहीं। जब आप लोग चाहेंगे मैं आऊंगा, तब ऑडिट कराऊंगा, तब देखूंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना घपला हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं आता हूँ। तो चलो, आपकी बार जब आप एसोसिएशन में थे तो आपने कहा ईमानदारी से काम किया, और ये जो प्रेजेंट बार है इसके बारे में भी आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, इलेक्शन के मद्देनजर भी नहीं बोलना चाह रहे होंगे, कोई नाराज ना हो जाए लोग, ऐसा भी कुछ हो सकता है? मेरे से ज्यादा स्पष्टवादी कोई नहीं मिलेगा। तो क्या ये लगता है, क्या ये बार ईमानदार है? ये तो मैं आऊंगा, मैं देखूंगा क्या किया। एज ए मेंबर, एज एन एनसी गुप्ता, नॉट एज प्रेसिडेंट। सर ये तो मैंने देखा है, जो वो कोरोना हुआ था उसमें वकीलों की बहुत बेइज्जती हुई, ये तो मैंने देखा। उस पे आऊंगा मैं, उस पे आऊंगा गुप्ता जी। मैं सिर्फ एक सवाल, मेरा बहुत कड़वा सवाल है, क्या आप इस बार को क्लीन चिट दे रहे हैं एज ए मेंबर? सर मैं आऊंगा, मैं अभी क्या बता दूं, अभी तो मैं अंधेरे में हूँ। जब मैं आऊंगा, क्या ये र्यूमर आप सुनते हैं? सर मैं आऊंगा, मैं सुनता हूँ सर। मैं और बहुत सारे जो वोटर आपके देख रहे हैं, आपके मेंबर सुन रहे हैं आपको, वो भी सुनते हैं कि बाहर में कुछ बेईमानी हो रही है, सीटों को लेके घपला हो रहा है, कुछ चैम्बर्स के ट्रांसफर फीस ज्यादा बढ़ा दी गई है। ऐसा कुछ है आपकी नॉलेज में? थोड़ा बहुत तो आया, लेकिन आटे में नमक चलता है सर, आपके नहीं चलता। अब जब मैं आऊंगा जब भी तो बता पाऊंगा। मैं कैसे बता दूं अभी? चलिए, अभी कैसे बता दूं? आपने अभी कोरोना का जिक्र किया, कोविड टाइम का जी, तो मैं कोविड पे आता हूँ जी। जो भी कुछ हुआ आपने भी देखा, मैंने भी देखा। जो भी त्रासदी एडवोकेट्स ने भुगती, हमारे भाई बहनों ने भुगती, हमने आपने जो महसूस किया, मैं भी अलग नहीं, आप भी अलग नहीं। मैं जानना ही चाहता हूँ कि अगर उस वक्त में आप एसोसिएशन के प्रधान होते जी, या या आपकी टीम होती जी, तो आप क्या करते जो इन्होंने नहीं किया? मैं ये कहता, सामान आया, बीसीडी ने दिया। सबसे पहले तो मैं पहली बार नस्या जी, प्रधान जी का फोन आया मेरे पास, प्रधान जी ये एफडी पड़ी है, क्या करें? मैंने की इतनी बड़ी मुसीबत में वकीलों की एफडी है। पहली बार फोन आया उनका, नस्या जी का, वकीलों की जो एफडी है 65 लाख रुपए की, और इसको इतनी बड़ी मुसीबत में वकीलों के लिए इकट्ठी की गई है, तो इसको आप डिस्कस करो। ठीक है, जो जिस वकील को जरूरत है उसको आप। तो प्रधान जी बोले, प्रधान जी कल परसों मीटिंग बुलाते हैं, आपको बुलाते हैं। उसके बाद उनका फोन नहीं आया, फिर मैंने इंटरफियर नहीं किया। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर आप प्रधान होते उस वक्त, हाँ, और आपकी टीम होती, बिल्कुल, तो आप क्या क्या करते जो नहीं? सर मैं एक काम तो ये करता, एक वकीलों का मान सम्मान करता। जो यहाँ पे देखा लोगों ने, वो बहुत बुरी दशा थी। क्या आप ये महसूस करते हैं कि वकीलों को जलील किया गया? वकीलों को लाइन में लगाया गया, ये लापरवाही थी, ये वकीलों थी, मान सम्मान में बहुत ज्यादा अनमेच्योरिटी थी, बहुत ज्यादा कमी थी। ये नहीं होना चाहिए। ये LLB पास है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग गांव के तो है नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए था। वकीलों को मान सम्मान से उसका फोन आता, उसके आप घर पर इंतजाम करते, उसको पहुंचाने का घर पर इंतजाम करते, घर पर पहुंचाते। मेंबर DBA
एज एन मेंबर ऑफ डीबीए जी एनसी गुप्ता जी, जी। ये महसूस करते हैं, समझते हैं कि इस बार ने वकीलों का कोई वेलफेयर किया ड्यूरिंग कोविड टाइम? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि कैकाडुमा कोर्ट ने किया, मैं और सबसे की बात छोटी नहीं कोर्ट, कर रहा। हमारी बात ने नहीं की। इन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। आप कन्विक्शन से कह सकते हैं। बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो जो लोग अब बार में हैं वही फिर रिपीट हो रहे हैं, इस बारे में आपका क्या टिप्पणी है? सर जब वो आपके अकॉर्डिंग वो एज ए तो मेंबर ऑफ सर वो तो पब्लिक जो चाहेगी सो करेगी, पब्लिक सब जानती है, पढ़ी लिखी पब्लिक है। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, पब्लिक है। अगर आप ने चुनाव नहीं लड़ रहे होते हाँ तो जी, क्या कहते हैं? नहीं, पब्लिक है, पब्लिक बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी पब्लिक है। कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सब पब्लिक है, पब्लिक से बड़ी कोई चीज नहीं है हिंदुस्तान में। और हमारे वकील भाई है, सब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट है, सब जानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तो फिर ये आरोप क्यों लगते हैं कि जैसे वो आरोप लगा कि आप कश्मीर गए तो एसोसिएशन के खर्चे पे गए? सर कोई खर्चे यहाँ पे से नहीं, टिकट जो हुआ वो एसोसिएशन ने कराया। कोई खर्चे पे नहीं एक है। आरोप ये भी लगता है कि वर्ग ये भी लगाता है कि आपने अपने पर्सनल अकाउंट में 12-14 लाख रुपए कोई चेक कैश करा लिया। वही तो 14 लाख रुपए जो बीसीडी वाला बता रही वो है, अपने पर्सनल में नहीं कराया। नहीं, डायरेक्ट उसको हुआ। आप एक बता दीजिए, मैं अभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप एक बता दीजिए अगर मेरे ट्रांसफर हुआ हो। लेकिन आरोप ये लग रहा है, ये अफवाह है इसका मतलब। वही मैं चाहता हूँ आप वोटर्स को क्लियर करें सर ये अफवाह। वो 14 लाख रुपए बीसीडी के केसी मित्तल साहब चेयरमैन थे, उनको डायरेक्ट हुआ पे। हमसे कोई पैसे से मतलब नहीं था, जी। हमें तो व्यवस्था संभालनी थी। बात तो उनसे हुई, हमारा इसमें कोई ना हमारी बात हुई पैसे की, ना हमारी वो केसी मित्तल और ठेकेदार से बात हुई। चलिए और उसको ठेकेदार छोड़ते दिए। हैं। अब मैं आपसे कुछ और बातें करता हूँ। जैसे कोविड के टाइम में आपको पता है, मुझे पता है और शायद सभी को पता है कि वकीलों की हालत बहुत दयनीय थी, बहुत ही दर्दनाक हालात थे। उसके बावजूद भी जो सब्सक्रिप्शन है एसोसिएशन का, उसमें मात्र नाम चारे को 20%, 15% या 25% की छूट दी गई है। क्या एनसी गुप्ता अगर प्रेसिडेंट होते ये उस वक्त का सारा वेव ऑफ नहीं होना चाहिए था? 100% होना चाहिए था। और जो वकील सीनियर अच्छे देने वाले वो दे सकते थे, और जो वकील नहीं है उनका तो 100% होना चाहिए था। ये गलत हुआ। ये गलत हुआ। और इतना ही नहीं, फंड रेज करने के लिए जितने यहाँ जो हॉकर्स हैं या जो स्टॉल लगाते हैं, जो कैंटीन वाले हैं, सबके रेट बढ़ाए गए। सबके रेट बढ़ाएंगे। इवन ये भी बात सुनने में आई कि जो पार्किंग लॉट है जहाँ वकील ही नहीं आ रहे थे, उनसे उस टाइम का भी पार्किंग चार्जेस लिया गया। अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपकी नॉलेज में नहीं है? मेरी नॉलेज नहीं है। चलिए मैंने जरूर, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, जी। मैंने कोरोना में आए यहाँ, मुझे वकीलों ने कहा प्रधान जी पेश होना है, जितना पैसा मेरे को मिला, मैं जो मेरे पास फोन आता था मैं जज से कहता था ये वकील खड़े हुए, मैंने फीस ले लिया और ये इन वकीलों को दे दी जाए फीस। मैंने फीस जो 5-6 केस आए, 5-6 केस में मैं वकीलों को बुलाया, मैं नाम तो बताऊंगा नहीं, वही पेमेंट करी और डायरेक्ट पेमेंट क्लाइंट से कराई। मैंने किसी से मेरे पास वकील ही आते हैं, क्लाइंट तो आते नहीं है, वकील ही आते हैं काम करवाने के लिए। लेकिन मैं वो बातों पे आता हूँ, आपके समय में यहाँ की जो सफाई व्यवस्था थी, इधर की सफाई व्यवस्था तो सरकारी है, उधर जो वेस्टर्न विंग में है वो बार के अंडर में है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। आपके समय में जो सफाई थी, जो व्यवस्था थी, वो ज्यादा बेटर थी या अब बेटर है क्या? सर अब तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है, इतना बुरा हाल, वकील की कंप्लेंट है। एक तो ये पार्किंग की समस्या बहुत ज्यादा है, जो 1-1 घंटा गाड़ी खड़ी रहती है, 1-1 घंटा गाड़ी खड़ी रहती है, लाल बत्ती तक जाम होता है। ऐसा मेरे जमाने में एक भी दिन नहीं होने दिया मैंने। आज के दिन हमारी अगर आप आते हैं तो इसमें सुधार होगा। मैं तो लाल बत्ती पे ही खड़ा, वहीं से गाड़ी उतर जाता हूँ, पैदल आता हूँ यहाँ। ये सभी की समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी में लेकर सबसे पहले ये खत्म करेंगे। ओके। एक सुरक्षा की बात आती है, लेडीज जो हमारी बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, हाँ, उनको शाम को 5-6 बजे के बाद लगता है कि वो असुरक्षित हैं। एक इस बारे में कभी आप एक बहुत बड़ी एक कैश की बहुत बड़ी है, वकील लेडीज वकील के लिए कैश की बहुत जरूरत है।
उसको भी प्रायोरिटी हम सबसे पहले देंगे लेडी वकीलों के। जो मैंने लेडीज बाथरूम बनाया है वेस्टर्न विंग में, तो मेरा अगर आप लोगों ने साथ दिया, वकील भाइयों ने अगर साथ दिया, तो उसके ऊपर एक लेडी गेस्ट रूम जरूर बनवाएंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी होगी लेडी। तो यहाँ का वोटर अभी मान ले कि अगर आप अध्यक्ष बन के दोबारा आते हैं जी, तो इस बार नीट एंड क्लीन रहेगी, उसमें कोई करप्शन के चार्जेस आप नहीं आने देंगे? सर पहले भी नहीं, पहले तो आपने कहा ना एक्सपीरियंस नहीं था, साल भर साल हो गया, तो हाँ, साल घर में लोग पता नहीं क्या क्या कर गए। साल भर के बाद तो जब एक्सपीरियंस हुआ मैंने बिल्कुल नहीं करने दिया, और फिर सारा काम सेक्रेटरी के हाथ में होता है, सिर्फ प्रधान सिंह। लेकिन ओवरऑल कमांडर के हाथ में सब कुछ है सर। आप बिल्कुल ट्रेंड है 100% जी। एक करप्शन नहीं होने देंगे जी, एक करप्शन नहीं होगा। और तीन काम तो जरूर करेंगे जी। सबसे पहला काम वकीलों का चैम्बर 500 चैम्बर बनवाने की 100% कोशिश होगी मेरी। चलो तो सीटें आपने बता दी, और 2000 वकीलों के लिए सीट है। दूसरी बात, एक अहम सवाल, बस उसके बाद मैं आपको फ्री करूंगा। एक बार एंड बेंच के बीच में जो हमारा यंगस्टर है, जो हमारा जो नया वकील है, वो भाई बहन जितने भी हैं, उनको एक अनुभव होता है कि उनके साथ बेंच की तरफ से व्यवहार अच्छा नहीं होता, उनकी डिसरेस्पेक्ट की जाती है, उनको कई बार बेइज्जत किया जाता है। ऐसी कंप्लेंट्स आपके टाइम में भी आती रही होंगी? सर मैं खुद जाता था, कोई वकील आया मैं सीधे कंप्लेंट आती थी। और कैसे निपटारा होगा इसका? किस तरह से इसमें मामला सुधार होगा? सर मैंने बहुत सुधार किया था। आप किसी भी वकील से पूछ लो, कोई भी वकील आया मैं फौरन गया, बात करी डिस्ट्रिक्ट हिसाब से। तलवंत सिंह बहुत अच्छे आदमी थे, कठवालिया साहब भी बहुत अच्छे आदमी है, उनसे कोई भी कही उन्होंने वहीं को वहीं सुलझाया, हर मामला को सुलझाया और प्रेस किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे जमाने में ये काम बहुत दूर की बात है, होने नहीं दिए मैंने, और अब बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अभी हो रहा है फिलहाल, आपके पास रिपोर्ट आती है और मैं ही पेश होता हूँ पर डे 1-2 केस में मैं। लेकिन एसोसिएशन की तरफ से मतलब ये होता है, वोटर्स का आरोप है कि वो लोग बजाय हमारा पक्ष रखने के सर पता नहीं, मेरे पास वकील आता है सुबह, 1-2 केस आप देख लो, पर डे एपीएस है मेरी, पर डे एपीएस है, और किसी वकील से मैंने एक पैसा आज तक लिया हो। तो ठीक है, मैं बार बेंच रिलेशन की बात कर रहा हूँ, जो व्यवहार जो करते हैं नए, खासतौर से नए। सर हमारे जमाने में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था और ना होने दूंगा अब। ओके, एक बात और बताएं, आपका पुराना एक्सपीरियंस है, काफी दिन से आप यहाँ प्रैक्टिस में हैं, लगभग कितने साल हो गए? मुझे 42 ईयर हो गए। 42 ईयर्स इसमें। जब आप आए थे यहाँ, यंग थे और डायनेमिक तो अब भी है खैर, तो उस वक्त जो डिग्निटी ऑफ बार थी, जो बार की इज्जत थी, बार के ऑफिस बीरर की, अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की और सेक्रेटरी की इज्जत, वो इज्जत अगर उस वक्त मान लीजिए कि 100 पॉइंट पर थी, तो आज कितनी मानते? सर हमारे जमाने में तो 110% मैंने करी, अब 200% होगी। अब चलता आप लोग लाइए, अभी कितनी प्रेजेंट में? आप लोग लाइए 200%, आप लोग लाइए 200%। नहीं, अभी आप कितना महसूस करते हैं? वो घटी है या 100 पे ट्रिप हुई है? मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लाइए मुझे, देखो 200% आपको बढ़ा देंगे। लाना और सामने वोटर सुन रहा है। बस मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ गुप्ता जी, अभी आप क्या महसूस 200%? ये आप पब्लिक से पूछिए, आपसे पूछ रहा हूँ, आप पब्लिक से पूछिए ना, आप पब्लिक से पूछिए, पब्लिक का हिस्सा है अभी आप पब्लिक से पूछिए। आप अभी अध्यक्ष मेरे जमाने में मैं राकेश शर्मा मानता हूँ कि डिग्रेडेशन हुआ है, आप मानते हैं कि नहीं मानते? सर मेरे जमाने में मैंने जितना हो सकता था। अरे आपने सब कुछ किया, मैं ये कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर पब्लिक चाहेगी तो 200% इसमें सुधार कर देंगे जितना भी। इसका मतलब कहीं गड़बड़ है ना सर? 200% सुधार कर या आप जजेस के खिलाफ बोलना नहीं चाहते? सर 200% शिकायत वोटर की है कि लोग बटरिंग करते हैं। सर आप एक भी वकील कहते हैं एनसी गुप्ता ने कभी बटरिंग की हो तो आप साफ बताएं ना कि डिग्रेडेशन हुआ है कि वही है? सर चार्ज ट्रांसफर कराई गई जो बताना चाहते हैं गुप्ता जी, बहुत सुलझे हुए नेता हो गए। दरअसल बात यह है कि बात को साफ गोई से कहना। चलिए एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल ये है कि आपकी पोस्ट पे 7-8 लोग खड़े जी, अब मेरे जैसा जो आखिरी पायदान का वोटर है जी, और मेरे जैसे जो बिल्कुल आम साधारण जिनकी कहीं गिनती नहीं है जी, उसको एक वोट देना है जी, देना तो सभी को एक है प्रेसिडेंट में, लेकिन अब उसे सिलेक्शन करना है कि मैं गुप्ता जी की बातों में आ जाऊं, उन पे विश्वास कर लूं
या और जो मौकाप्रस्त लोग हैं वो भी आए हैं, कुछ अच्छे बुरे सभी तरह के सभी अच्छे हैं। मैं विश्वास किस पे करूं और किसको अच्छा मानूं? तो गुप्ता जी कह रहे हैं मुझे वोट दो। मैं गुप्ता जी से पूछ रहा हूं कि आप में ऐसी कौन सी एक क्वालिटी बताओ, ये वोटर सुन रहा है जी, कि जिसकी वजह से हम उन सबको हटा दें और आपको वोट दे दें। सर किसी एक वकील का फोन आया हो 24 आवर्स, वो तो सारे लोग दावा करते हैं। ना एक वकील बता दे, एक वकील बता दे नहीं गया हूँ, ये आपकी क्वालिटी है। हाँ, इस बस। क्वालिटी के बेस पे आप अकेले वोट मांगना चाहते हैं। बस अब वकील के लिए ही जिंदा हूँ अब मैं। बस एक सवाल और कर रहा हूँ, बड़ा हालांकि हट के है। हमारे आपकी पोस्ट पे 2 लोग बीसीडी से आए हैं। जी बीसीडी में भी मेंबर है, जी, यहाँ भी है। जी एक मेंबर की तरह, एक वोटर की तरह, नॉट एज एन कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट, जी एनसी गुप्ता क्या मानते हैं कि इस तरह डबल सीटों पे आना चाहिए या नहीं? सर उनसे ये पूछा यार, उनसे नहीं, मैं आपसे सर पब्लिक ये पूछे एक वकील का काम किया हो उन्होंने आज तक? नहीं, वो तो अलग एक बात है वकील कि का आप काम किया हो, सिंगल वकील का कभी भी? जी चलिए, तो अब बात ये है कि और एक वकील कह दे कि मैंने नहीं, किसी का काम नहीं किया हो। बेसिक सवाल ये था गुप्ता जी कि क्या 2 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए? जब एक बार एक वोट है, एक आदमी 2 बार में वोट नहीं दे सकता, तो एक पदाधिकारी 2 पोस्टों पे क्यों होल्ड करे? ये तो हमारी पब्लिक बताएगी, क्यों होल्ड करेगी पब्लिक, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। नहीं, एनसी गुप्ता क्या कहते हैं इसमें? पब्लिक से बड़ी कोई चीज नहीं है। एनसी गुप्ता क्या कहते हैं? पब्लिक से बड़ी कोई चीज पब्लिक नहीं तो है ही जो है। पब्लिक करेगी सो होगा। पब्लिक है, एनसी गुप्ता क्या कहते हैं? पब्लिक है भाई। चलिए, तो ये तो आपने सुना बहुत डिटेल से, हम हरदिल अजीज खुश मिजाज एनसी गुप्ता जी। और अब मैं इससे पहले कि अपनी बात खत्म करूं, गुप्ता जी आपके पास 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूं, 2 मिनट ले लीजिए। आप अपने वोटर्स के सामने बैठे हैं, जो वोटर से आप कहना चाहें आप कहें डायरेक्ट। सर आज तक आपकी सेवा की है 24 आवर्स, पहले भी रहा हूँ आपके एक फोन पर 24 आवर्स, कोई एक कमी आई हो उसको माफ पिछली बार करना। आप अच्छे मार्जिन से जीते थे। सर डायरेक्ट प्रधान आपने जितवाया था, मार्जिन अच्छा था। यूपी से पहले सबकी मतलब सर जितने कैंडिडेट थे आपके विरोध जो थे। जी, और बस Very आपसे good. सहयोग है, आप ज्यादा वोट देके देखो फिर काम कैसा होता है आपकी बात। तो सुना दोस्तों, ये हैं एनसी गुप्ता जी, आपसे वोट मांग रहे हैं, बात कर रहे हैं, मेरे तीखे कड़वे सवालों के जवाब दे रहे हैं और बहुत हंसी मुझे भी दिला रहे हैं, खुद भी हंस रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा एंजॉइंग वे में इस मैच को ले रहे हैं। इट इज़ अ फ्रेंडली मैच की तरह इस इलेक्शन को ले रहे हैं और ये अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। और जिस तरह मैंने इनके ऊपर जो सवालात किए और करप्शन के आरोप लगाए, इन्होंने नकार दिया। अब आपने देखना है, आपने मंथन करना है कि इन्होंने कितना सच बोला, कितना डिप्लोमेटिक बोला, कितना खरा बोला। आप और मैं हम चिंतन करेंगे। आप इस वीडियो को सुनिएगा, मैं और शख्सियत से आपकी बात कराऊंगा। आज इनको यहीं छोड़ देते हैं और अगली बार किसी और शख्स के साथ, किसी और कैंडिडेट के साथ बात कराऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।